हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट 2016 की इंटरव्यू क्लास नंबर 28 और हमेशा की तरह आज भी हम करेंगे कुछ चीज़ें जो कि आपके इंटरव्यू के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपको पढ़ना होगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू का तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपको पता हो कि आपसे क्या पूछा जाएगा। सभी लोग जो है एक जैसे पहले जो है प्रीवियस ईयर्स में जो भी आपके इंटरव्यूज़ हुए हैं यूपी ट्रिपल एस के माध्यम से, उसी के जो भी आपके एक्सपीरियंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग सभी बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं अपना अपना। तो ठीक है, उसी के बेसिस पे आप पढ़ रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि लास्ट टाइम जो अभी आपके जो है इंटरव्यूज़ हुए थे उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसी के बेस पे आज की क्लास हमारी फिर से होने वाली है। और हेडिंग आपको दिख गया होगा, राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। नंबर 1, सबसे पहले पॉइंट पे मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगी, अगर चूँकि राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह की बात की जा रही है तो बात करते हैं भारत, ठीक है, भारत की। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, सभी को पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे क्या कहते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कहा जाता है तिरंगा, ठीक है। तिरंगा कहा जाता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को। और बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई इसकी, तो लंबाई और चौड़ाई, इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो ये बता दूं आपको कि लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है ये होता है 3:2, यानी कि 3:2। ये होता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि जो आपका नेशनल फ्लैग है उसमें बीच में एक चक्र होता है, ठीक है ना, बीच में एक चक्र होता है जिसका कलर क्या होता है, जिसका रंग होता है ब्लू, यानी कि नीला, ठीक है। इसमें जो है एक चक्र बना होता है जिसका रंग होता है क्या, नीला रंग होता है। और इसमें एक चीज और है कि इस चक्र में जो ये चक्र बना होता है इसमें 24 तीलियां होती हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, जो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है, तो राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है, वो है पिंगली वेंकैया, ठीक है, वो है पिंगली वेंकैया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी, छोटी छोटी चीज़ें अक्सर बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये है निर्माता राष्ट्रीय ध्वज के। नेक्स्ट है 4th नंबर, तो जो ध्वज का प्रारूप है, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसका प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, ठीक है। मैं लिख दे रही हूँ साथ में ताकि आप जब बाद में इसे पढ़ें तो दिक्कत ना हो। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा अपनाया गया, कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था आपका 22 जुलाई को, ठीक है। ये कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई को। और उस समय ईयर कौन सा था, वो था 1947, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट जो चीज़ें हमें देखनी है इसमें वो क्या है, आइए देख लेते हैं जल्दी से। इसके बाद से हमारा है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इसमें ये है कि अगर जैसे आपको पता है कि संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, लेकिन आम लोगों को इसको ससम्मान फहराने की अनुमति कब दी गई थी, ठीक है। आम लोगों को इसको फहराने की अनुमति कब दी गई थी, तो आम लोगों को फहराने की अनुमति दी गई थी, ये दी गई थी 2002 में, ठीक है। ये जो है दी गई थी 2002 में। अगर डेट की बात करें तो उस समय जो डेट थी वो था 26 जैन 2002। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 है जो भारत का झंडा गीत है वो क्या है। तो भारत का झंडा गीत किसे कहा जाता है, तो भारत का झंडा गीत कौन सा है, वो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये है भारत का झंडा गीत, ओके।
इसके बाद से है कि इसकी रचना किसने की। इस गीत की रचना की थी श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, इन्होंने जो है इस गीत की जो है रचना करी थी। इसके बाद से देख लेते हैं पॉइंट नंबर 7 पे क्या है। पॉइंट नंबर 7 ये है कि शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया। तो शक संवत पर आधारित, ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसके लिए पूछा है, तो शक संवत पर आधारित पूछा गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। ठीक है, कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था 22 मार्च 1957। ओके, तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको नोट करनी है, साथ में नोट करते चलेंगे, अदरवाइज़ फिर आपको जो है बहुत दिक्कत हो जाएगी, बाद में रिवाइज करने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर पॉइंट पे हमें ये पढ़ना है कि राष्ट्रीय कैलेंडर जो हमारा है, ठीक है, शक संवत पर आधारित जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसका पहला माह कौन सा है। देखिए मैंने एरो लगा दिया है यहाँ पे, इसका प्रथम माह कौन सा है। जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है इसके अकॉर्डिंग जो प्रथम माह होता है वो कौन सा होता है, चैत्र होता है। और आपको मैं बता दूँ ना कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना फॉर द इंटरव्यू, ये आपके जितने भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वनडे एग्ज़ाम्स जो होते हैं और UPSSC वाले एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर PSC वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स में जो है इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो प्रथम माह चैत्र होता है ना, ये भी अभी किसी हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा है इस समय, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है गया है। अगर आप में से कोई बच्चों ने वो एग्ज़ाम दिया होगा तो आई थिंक आपको पता होगा। ठीक है, रही बात अंतिम माह की, तो जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग जो अंतिम माह होता है वो कौन सा होता है, वो होता है फागुन। ठीक है, वो होता है फागुन अंतिम माह। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। बात कर लेते हैं, चूंकि भारत की बात कर रहे हैं तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ओके, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है इस विषय में बात करेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है क्या है, अशोक चक्र। ओके, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक चक्र। और एक चीज़ और इसमें आप ध्यान रखेंगे, जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये अशोक चक्र है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है सारनाथ में, सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिंह स्तंभ में क्या है, ये अंकित है। कहाँ स्थित है, सारनाथ में। ठीक है, और सारनाथ में कहाँ अंकित है, ये सिंह स्तंभ है, वहाँ पर ये अंकित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में हमें क्या देखना होगा, पॉइंट नंबर 10 है हमारा इसके बाद से, क्योंकि आपने भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ लिया है, तो अब भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया। ठीक है, तो राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया, पूरा नहीं लिख रही हूँ, बस ये समझ लेना कि भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था, तो ये जो है अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जन 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। ठीक है, इसके बाद से आता है कि राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते सभी को पता है, सत्यमेव ये जयते, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। इसके बाद है कि राष्ट्रीय चिन्ह का जो मूल स्तंभ है उसमें कितने सिंह हैं। ठीक है, ये लिख दे रही हूँ मैं आपको कि राष्ट्रीय चिन्ह के
मूल स्तंभ में सिंह, कितने सिंह हैं? तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है 4 सिंह हैं, तो ये जो आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा जो पॉइंट नंबर 13 है, इसमें वो क्या है याद रखने वाला। जनगण मन सभी को पता है क्या है, भारत का जो राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान को किस नाम से जानते हैं? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए, ये पूरा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद से करते हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अभी हम राष्ट्रगान की। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो जनगण मन ये है भारत का, ठीक है, भारत का राष्ट्रगान है और इसे संविधान सभा ने, ठीक है, इस राष्ट्रगान को संविधान सभा ने 24 जनवरी को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था, ठीक है। कब स्वीकार किया गया था इसे? ये डेट आपको ज़रूर से याद होनी चाहिए। तो ये आपकी जो डेट है वो है 24 जनवरी 1950। क्लियर है? इसके बाद से हमारा 14 नंबर पॉइंट है, जो कि राष्ट्रगान की बात हो रही है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि राष्ट्रगान को सबसे पहले कहाँ गाया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो सबसे पहले गाया गया था इसे कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, सबसे पहले गाया गया था। जब तक पूरा नहीं सुनेंगे लिखे हुए चीज़ों पे मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बोल भी कुछ रही हूँ तो कुछ चीज़ें जो है लिख भी रही हूँ, सारी चीज़ें नहीं मेंशन कर रही हूँ। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है इसे सबसे पहले गाया गया था, ठीक है। और ये हुआ कब था अधिवेशन? ये हुआ था 27 दिसंबर को 1911 में, ठीक है। और उस समय जो है अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की बात की गई है, तो अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे उस समय पंडित विशन नारायण दत्त, ठीक है, पंडित विशन नारायण दत्त। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब हो चुका है हमारा 14 पॉइंट तक, तो इसके बाद से देख लेते हैं बाकी के कुछ और पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। आपके कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी तरह की आप तैयारी कर रहे हो, सभी चीज़ के लिए हमारा पॉइंट नंबर 15 है। चूँकि आपने देख लिया है कि सबसे पहले राष्ट्रगान को कब गाया गया था, और उसके बाद से इसमें ये भी है कि इसे कहाँ से लिया गया है। तो इसे तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको जाननी है, और ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो किसने दिया इसको राष्ट्रगान, ठीक है, बाई रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। उसके बाद से बात आती है कि ये जो है तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसको प्रकाशित किया गया, लिया गया है ना। कई जगह कई बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से, ठीक है, भारत भाग्य विधाता शीर्षक से, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए, इतना हो गया। इसके बाद से फिर बात आती है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है। तो राष्ट्रगान गाने में मात्र जो समय लगता है वो लगता है 52 सेकेंड, ठीक है। कितना समय लगता है? 52 सेकेंड्स लगते हैं सिर्फ राष्ट्रगान को गाने में, ठीक है। इसके बाद से आता है, अगर आपने राष्ट्रगान की बात कर ली है तो 17 नंबर पे हम बात करेंगे राष्ट्रगीत की, ठीक है। तो ये जो आपका राष्ट्रगान है किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत जो है कौन सा? ये है वंदे मातरम,
ठीक है, वंदे मातरम। इसके बाद से बात कर लेते हैं राष्ट्रगान रचयिता कौन है, इसके किसके द्वारा रचित है। तो ये जो है रचित है किसके द्वारा, राष्ट्रगान पता चल गया, राष्ट्रगीत जो है वो किसके द्वारा रचित है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है वंदे मातरम। ठीक है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को, ये भी बता दे रही हूँ साथ में आपको, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया था। किसने, संविधान सभा ने। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया है इसे। ठीक है, क्या स्वीकार किया था, राष्ट्र गीत स्वीकार किया गया था। अब आता है पॉइंट नंबर 18। इसका प्रकाशन सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो इसका जो प्रकाशन हुआ था सबसे पहले, या फिर आप कह सकते हैं कि कहाँ से इसको जो है लिया गया था, तो ये आनंद मठ से लिया गया था। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया था, इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अब बात आती है कि राष्ट्रगीत को सबसे पहले, अभी तक आपने पढ़ा था कि राष्ट्रगान को सबसे पहले कहाँ गाया गया था, तो राष्ट्रगीत को भी जो है सबसे पहले जो है 1896 ईस्वी में, ठीक है, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, यानी कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले जो है इसे गाया गया था। सेम वही चीज़ है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, बस टाइम चेंज हो गया है, आप देखेंगे ईयर जो है वो चेंज हुआ है। जिस समय जो है राष्ट्रगान गाया गया था, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रगान भी जो है सबसे पहले जो है कहाँ गाया गया था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें वहाँ के अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष वहाँ के थे पंडित विश्व नारायण दत्त। और यहाँ चूँकि जगह मुझे लग रहा है, चलिए लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, अध्यक्ष जो है उस समय थे 1896 में जब राष्ट्रगीत की बात की गई है, रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद से हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 20 नंबर पॉइंट पर मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रगीत के जो प्रथम गायक हैं ओंकार नाथ ठाकुर। ठीक है, और इसकी धुन जो है जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। सॉरी, राष्ट्रगीत के जो प्रथम गायक हैं वो ओंकार नाथ ठाकुर। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे राष्ट्रगीत का मैंने आपको बताया है कि राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन थे, तो राष्ट्रगीत को प्रथम गाने वाले जो थे वो थे ओंकार नाथ ठाकुर। ठीक है, ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मैंने अभी आपको नीचे जो चीज़ें करा दी हैं वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ओंकार नाथ ठाकुर, और ये जो है धुन जिन्होंने बनाई थी उनका नाम है जदुनाथ भट्टाचार्य। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और बात करते हैं राष्ट्रगीत के कुछ अनुवाद भी किए गए थे। तो जो राष्ट्रगीत का इंग्लिश में अनुवाद किया गया था, यानी कि अंग्रेज़ी में। ठीक है, जो राष्ट्रगीत है उसका अंग्रेजी जो है अनुवाद है वो किसने किया था, वो किया था अरविंद घोष ने। ठीक है, वो किया था अरविंद घोष ने। और उसके बाद से जो राष्ट्रगीत का उर्दू अनुवाद था, ठीक है, उर्दू अनुवाद था वो किसने किया था, तो राष्ट्रगीत का जो उर्दू अनुवाद था वो किया था आरिफ मोहम्मद खान ने। ओके, आरिफ मोहम्मद खान। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब आती है बात कि राष्ट्रगान को आपको पता चल गया कि गाने में कितने सेकंड लगते हैं, तो राष्ट्रगान गाने में जो है सेकंड लगते हैं वो हैं 52। लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रगीत को गाने में कितने समय लगते हैं, ठीक है, राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है, तो राष्ट्रगीत गाने में जो समय लगता है वो लगते हैं 65 सेकेंड्स। ठीक है, 65 सेकेंड्स। क्लियर है यहाँ तक। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं साथ में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संसद का जो अधिवेशन होता है,
ठीक है। संसद का जो अधिवेशन होता है ना, इसका प्रारंभ जो है जनगण मन से होता है। ठीक है, प्रारंभ जो है किससे होता है? जनगण मन से। ओके, और जो समापन होता है संसद के अधिवेशन का, ये किससे होता है? ये वंदे मातरम से होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर से याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, ज़रूर से याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ से आपका पॉइंट नंबर 23 भी समाप्त होता हुआ। चलिए देख लेते हैं, अगर 1-2 पॉइंट कुछ और बचे हैं तो उसे भी जो है जल्दी से करा लिया जाए ताकि कुछ बचे ना भी। तो 24 नंबर पॉइंट पे देख लेते हैं क्या है। बाकी सारी चीज़ें तो आई थिंक राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह, क्योंकि आपको पता है कि हेडिंग है तो इसमें, चलिए ठीक है, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है? कमल होता है। ठीक है, और जिसका नाम है वो है नेलम्बो न्यूसीफेरा। नेक्स्ट, अगर हम राष्ट्रीय पुष्प बात कर चुके हैं तो अभी बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पक्षी की। सभी को पता है राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है, और नाम इसका क्या है? पावक स्टेटस। ठीक है, ये सबको पता होगा, ये हर जगह पूछता है, और अभी जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है ना, वहाँ पर भी पूछा गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पशु की। तो राष्ट्रीय पशु की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है बाघ, और इसका जो नाम है वो है पैंथरा। वेट अ मिनट, ओके, पैंथरा टाइग्रस। ओके, 27 राष्ट्रीय फल। सभी को पता होगा राष्ट्रीय फल आम है, और मैनिगिफेरा इंडिका। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है 28 नंबर, राष्ट्रीय वृक्ष। तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ठीक है, और इसे बोलते हैं फाइकस बेंथालेंसिस। ओके, क्लियर? और एक पॉइंट और ये भी जान लीजिए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। ठीक है, डॉल्फिन है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और ये सारे जो इतनी सारी चीज़ें आपको कराई गई हैं, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके इंटरव्यू पर्पज़ से, या फिर आप कोई अदर एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपको कोई एग्ज़ाम देना हो तो भी। सो आई होप गाइस कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।